हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 लेक्चर 11। तो लेक्चर 10 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, उसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो वो वीडियोस आपने अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर वॉच करें। आज हम कुछ डेरिवेशन करेंगे स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई थी। उससे पहले हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था। आज हम कुछ डेरिवेशन करेंगे, दैट मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। यानी कि अगर एक दिशा में एक डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो उस केस में हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि आयतन विकृति कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ट्राई एक्सियल लोडिंग है, मतलब तीनों दिशाओं में अगर बल लग रहा है, तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो उस केस में हम कैसे स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे, विकृति कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेरिवेशन से पहले स्टूडेंट्स हमें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी इसमें करने होंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। वो यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो जैसे 1 किलो न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1000 न्यूटन के बराबर होता है। और अगर हम जो गुरुत्वाकर्षण गुणांक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जी, स्मॉल जी, वो अगर हम 9.8 ना लेके 10 ले लें तो उस केस में हम इसको 100 kg भी मान सकते हैं, ठीक है। इसका याद ज़्यादा यूज़ नहीं आता। एक टन में कितने केजी होते हैं? 1000 kg होते हैं। तो न्यूटन में अगर जी कमान 10 रखेंगे तो न्यूटन में वो क्या हो जाएगा? 10⁴ हो जाएगा। 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी न्यूटन से केजी में परिवर्तित करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, और केजी से न्यूटन में परिवर्तित करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको 10 किलो न्यूटन भी लिखा जा सकता है। तो ये न्यूटन यानी फोर्स का यूनिट होता है, बल का यूनिट होता है न्यूटन मात्रक। लेकिन हमें फोर्स का तो आपको सभी को पता ही होगा, बल का, लेकिन हमें स्ट्रेस का देखना है, ठीक है। तो मेगा का मतलब समझ लीजिए, 1 मेगा न्यूटन mn से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। मेगा का मतलब होता है 10⁶ लगा होगा। तो 1 मेगा न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं? 10⁶ न्यूटन होंगे। या फिर हम 10⁻³ अलग कर दें और उसको किलो न्यूटन में परिवर्तित कर सकते हैं, तो 10⁻³ किलो न्यूटन लिख सकते हैं। और अगर केजीएफ में लिखना है तो यानी कि हम उसमें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10⁵ kgf आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेगा न्यूटन में हो गया। अब किलो पास्कल की बात करें तो ये क्या होता है? यूनिट होती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस का यूनिट होता है जैसे पास्कल। तो किलो पास्कल में कितने पास्कल होंगे? 1 किलो पास्कल में पहले पास्कल को परिवर्तित कर रहे हैं। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 किलो पास्कल बराबर 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब किलो को चेंज करेंगे तो 10⁻³ लगाएंगे, 10⁻³ लगाएंगे, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिख सकते हैं। तो डेट मीन्स 1 किलो पास्कल में 10⁻³ पास्कल होते हैं, या 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो 1 MPa, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये वाली लाइन हमेशा याद रखिएगा, यही कन्वर्जन हमेशा आएगा। तो 1 मेगा पास्कल यानी 1 मेगा पास्कल बराबर कितना होगा? 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मेगा को परिवर्तित करेंगे तो हम कितना आएगा? 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर उसको पास्कल लिख सकते हैं। अब एक चीज़, ये कन्वर्जन हमेशा याद रखिएगा कि 1 MPa यानी 1 मेगा पास्कल 1 न्यूटन पर mm² के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है वो समझिए। तो मेगा का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 मेगा पास्कल, ठीक है। तो 1 मेगा पास्कल का मतलब क्या होगा? 10⁶, ठीक है। तो 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। 10⁶, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर स्क्वायर को हमें परिवर्तित करना है mm में, क्योंकि इसमें याद रखिएगा सारी यूनिट हम mm में लेके ही चलेंगे। एमएस में जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, 1000 mm होते हैं।
ये याद रखिएगा, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। तो हम मिलीमीटर में सारा यूनिट लेंगे, तो 1 मीटर बराबर 1000 mm हो गया। ठीक है, तो 1000 mm का मतलब क्या हुआ, 10⁻3। तो यहाँ पे 10⁻3 रखेंगे, मीटर को परिवर्तित करेंगे mm में, और मीटर का स्क्वायर है तो 10⁻3 का स्क्वायर यानी कि 10 पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ 10⁻6, और ये मीटर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, mm स्क्वायर आ जाएगा। mm यानी मीटर स्क्वायर को हमने परिवर्तित कर दिया मिलीमीटर स्क्वायर में। अब 10⁻6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 मेगा पास्कल बराबर कितने mm स्क्वायर होते हैं, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कन्वर्जन याद रखेगा। दूसरा कन्वर्जन ये भी याद रखना, 1 गीगा पास्कल में 10�9 पास्कल होते हैं, या 10�9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। और इसको हमें mm में रखना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 गीगा पास्कल में 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर होते हैं। यानी गीगा पास्कल को अगर MPa में या न्यूटन पर mm स्क्वायर में परिवर्तित करना है, 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होता है, जैसे यहाँ पे 10�9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको mm में परिवर्तित करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 जैसे mm का 10 mm को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻3 लगाएंगे, और 10⁻3 का स्क्वायर है, ये अपॉन में है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 10⁻3 का स्क्वायर 10�6, तो 10�6, और ये डिवाइडेड बाय 10�9 है। 10�9 ऊपर है, 10�6 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 9 - 6, तो कितना आ जाएगा, 10⁻3 आ जाएगा। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा यूनिट कन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने समझाना जरूरी समझा। अब हम बात करते हैं छोटा सा डेरिवेशन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक्सियल लोडिंग हो रही तो उस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी आयतन विकृति कैसे निकाले। एक्सियल लोडिंग का मतलब होता है एक दिशा में। तो अगर एक दिशा में अक्षीय बल के कारण छड़ के आयतन में परिवर्तन तथा आयतन विकृति निकालना होगा। तो आयतन विकृति के लिए हमें पहले आयतन में परिवर्तन निकालना होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम निकालना होगा, तब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने पहले भी वीडियोस में पढ़ा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि आयतन विकृति क्या होती है, एप्सिलॉन v बराबर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, और ये v क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। अब हम एक बार ले रहे हैं, एक रॉड ले रहे हैं। हमने माना है कि जो लेंथ है, विड्थ है यानी कि लंबाई चौड़ाई, और जो मोटाई है बार की, जो रॉड लिया हमने, छड़ लिया है, उसकी वो कितना है, L, B और T माना है। तो अगर वॉल्यूम की बात करें, आयतन निकालेंगे तो आयतन कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये कर लिया है। अब इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो डिफ्रेंशिएशन जैसे आपने पढ़ा होगा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो भी आंशिक अवकलन करेंगे, यानी कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये v का हो जाएगा डेल्टा v। और कैसे करेंगे, क्योंकि तीनों मतलब कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एक को करेंगे, दो को छोड़ देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरे को करेंगे, बाकी दो को छोड़ेंगे। तो जैसे इसमें L का किया, L का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा L हो गया, बाकी B और T को ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिख दिया है। फिर प्लस लगाया, B को किया डेल्टा B और LT को ऐसे ही लिख दिया, प्लस T को किया डेल्टा T और LB ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिख दिया है। ठीक है, अब दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तब हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हम दोनों साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया है, दोनों अंश और हर में, सॉरी दोनों पक्षों में वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम से इधर पीछे इस साइड जब डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड में दाएं तरफ, तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी इंटू टी, ये हमें पता है। अब ये जो L इंटू बी इंटू टी है, वो सारे पदों के नीचे रखेंगे, सारे टर्म्स के नीचे डाल देंगे, यानी डेल्टा L बी टी अपॉन L बी टी, तो ये बी टी कट जाएगा। इसी तरह से इसमें से L टी कट जाएगा, इससे से L भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल्टा वी बराबर डेल्टा L बाय L, डेल्टा बी बाई वी, डेल्टा टी बाई टी। और ये L डेल्टा L बाय L क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ये जो आपकी स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में अगर बल लग रहा है तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये विकृति है एक्स डायरेक्शन में। डेल्टा बी बाई बी क्या है, विकृति है वाई डायरेक्शन में। डेल्टा टी बाई टी क्या है, विकृति है जेड डायरेक्शन में। और डेल्टा वी बाई बी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, आयतन विकृति। यह इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बार में अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल के उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा। तो ये एक्स अक्ष में विकृति, वाई अक्ष में विकृति, जेड एक्स में विकृति। अब हम यूनि एक्सियल लोडिंग का केस लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे कि कितना वैल्यू आता है इसका। ठीक है,
तो अब हम एक केस ले रहे हैं कि एक दिशा में अक्षीय बल कार्य कर रहा है, तो हमने एक छड़ लिया है, उस पर बल माना है कि P लग रहा है, एक बार लिया है, उस पर लोड P लग रहा है। ठीक है, आगे आपको दिखाता हूँ एक्स डायरेक्शन में। तो दिस इज ये आपकी छड़ है, आयताकार छड़ है। तो दो टाइप की छड़ हो सकती है, एक होती है सर्कुलर, एक होती है आयताकार यानी वो रेक्टेंगुलर। तो आयताकार छड़ में हमें आयतन निकालना है, आयतन विकृति निकालना है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर छड़ आपको दिख रही होगी डायग्राम में। तो दोनों एक्स डायरेक्शन में बल लग रहा है, यानी ये पॉइंट पे नहीं लग रहा है या एंड पे नहीं लग रहा है, ये फिगर ऐसा बना हुआ है, ये वाले इस फेस पे लग रहा है। ठीक है, इस पे जो है आपका ये ऐसे लग रहा हुआ है जो पी वाला है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इधर भी इस तरीके से पी फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, यानी यूनिएक्सियल लोडिंग का केस है, से एक डायरेक्शन में लग रहा है। और इसकी लेंथ को हमने एल माना है, थिकनेस को हमने टी माना है, और इसकी चौड़ाई को हमने बी माना है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं जो लोड लग रहा है एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमें स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, फिर स्ट्रेन निकालेंगे। तो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन यानी एक्स अक्ष में प्रतिबल कितना होगा, सिग्मा एक्स मानेंगे उसको, और लोड अपॉन एरिया ऑलरेडी पढ़ा है हमने। और एरिया क्या लेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका एरिया लेंगे। तो ये इस फेस पे लग रहा है, तो इसका इस काट का क्षेत्रफल लेंगे, इसके काट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, बी, और ये वाले डिस्टेंस, तो ये कितना है, थिकनेस होगी टी, तो बी इंटू टी एरिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम वाई और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस निकालेंगे। तो वाई और जेड डायरेक्शन में कोई लोड नहीं लग रहा, तो स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी वाई और जेड अक्ष में प्रतिबल जीरो होगा। लेकिन स्ट्रेन जो होगा यानी विकृति होगी वो तीनों डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जब लोड लगता है तो लेंथ में भी परिवर्तन होता है, चौड़ाई में भी परिवर्तन होता है, थिकनेस भी परिवर्तन होता है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा हो, चाहे वाई में, चाहे जेड में। तो तीनों उसकी डायमेंशन में परिवर्तन होता है, तो तीनों डायरेक्शन में विकृति आएगी। ठीक है, तो हम स्ट्रेन अगर निकालना चाहें तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा, एक्स अक्ष में विकृति, वो एप्सिलॉन एक्स से लिखेंगे, वो कितना होगा, बाय हुक्स लॉ सिग्मा बाय ई, तो सिग्मा एक्स बाय ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा एक्स बाय ई हो गया। अब स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन निकालना है। तो वाई डायरेक्शन में देखो, इस लोड की वजह से क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लग रहा था, तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य विकृति आएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो सिग्मा एक्स बाई ई हो गया। लेकिन जो ये लोड लग रहा है पी, मैंने बताया भी था पहले आपको, ये लोड पी लग रहा है, उसकी वजह से एक तो लंबाई में परिवर्तन हुआ, लंबाई बढ़ेगी और क्योंकि एक्सियल पुल है, और थिकनेस कम हो जाएगी, चौड़ाई में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो इस लोड की वजह से लंबाई में जो विकृति आ रही है वो अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी, थिकनेस में चेंज आ रहा है तो थिकनेस में, और चौड़ाई में चेंज आ रहा है तो ये दोनों लेटरल स्ट्रेन होंगे, पार्श्व विकृति आएगी। यानी कि एक जब लोड लगता है किसी डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में अनुदैर्ध्य विकृति आती है, बाकी दो डायरेक्शन में पार्श्व विकृति आती है। मैंने स्ट्रेन जब पढ़ाया था वो समझाया भी था। तो स्ट्रेन अगर वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में निकालना है तो मैं पॉइजन रेशियो आपको समझाया था, उसका कंसेप्ट यूज करूंगा। तो पॉइजन रेशियो यानी म्यू बराबर क्या होता है, माइनस में लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूँ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, वो एप्सिलॉन एक्स है। ठीक है, यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन अगर मुझे निकालना है वाई डायरेक्शन में तो म्यू टाइम्स हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स, तो माइनस लग जाएगा, म्यू टाइम्स एप्सिलॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स, और एप्सिलॉन एक्स यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति वो कितनी हमने निकाली, सिग्मा एक्स बाई ई, तो ये सिग्मा एक्स बाई ई का मान रख दिया है, इसको एक इक्वेशन मान लिया। फिर स्ट्रेन जेड डायरेक्शन में इसी तरीके से निकालेंगे, तो वो माइनस म्यू टाइम्स एप्सिलॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, वो भी सेम हो जाएगा। तो अब हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, आयतन विकृति, तो दोनों डायरेक्शन की स्ट्रेन को हम जोड़ देंगे, यानी एक्स डायरेक्शन यानी इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हम ऐड कर देंगे तो मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं सिग्मा एक्स बाई ई हर एक में कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 1 म्यू और 2 म्यू हो जाएंगे, तो 1 माइनस 2 म्यू हो गया। तो इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा आ जाएगा। तो होप आप लोग को ये रेक्टेंगुलर बार का केस समझ में आ गया होगा कि इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। अगर कोई डाउट आता है इसमें तो आप उसको पूछ सकते हैं, इसका नोट्स भी मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, इसका PDF कॉपी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रेन इन सर्कुलर बार, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम सर्कुलर बार में निकालेंगे। ठीक है, एक्सियल लोडिंग है, सिंगल से एक डायरेक्शन में लोड लग रहा है लेकिन सर्कुलर बार में। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सर्कुलर बार हमें निकालना है। वृत्ताकार काट वाली छड़ है, अभी तक हमने रेक्टेंगुलर लिया था। तो देख सकते हैं ये आपका रॉड है जिस पे एक लोड लग रहा है P और सेम एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो लेंथ में परिवर्तन आएगा।
और लेंथ की डायरेक्शन में अनुदैर्ध्य विकृति आएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, और जो डायमीटर की डायरेक्शन में उसमें क्या आएगा, पार्श्व विकृति आएगी। ठीक है, तो लेंथ और डायमीटर हमने माना है एल और डी। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, प्रारंभिक आयतन इसका निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा, क्या होता है, ये एक सिलेंडर है, छड़ एक सिलेंडर के आकार का होता है, तो पाई आर स्क्वायर एल होता है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह हम d/2 रख देंगे तो पाई/4 d स्क्वायर एल आ जाएगा। अब मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो इसको फिर से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसका आंशिक अवकलन करना पड़ेगा। तो इसमें पाई/4 क्या है, वो कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे नहीं, सिर्फ इन दोनों का करेंगे, एक को करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरे को करेंगे, उसको छोड़ेंगे पहले वाले को, तो v का जो आंशिक अवकलन है डेल्टा v हो जाएगा, पाई/4 को हमने कॉमन ले लिया, d स्क्वायर को छोड़ दिया है, l का हो गया डेल्टा l। फिर उसके बाद l को छोड़ा है तो d का करेंगे तो d स्क्वायर का हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और एक घात माइनस हो जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगा, तो 2d और इनटू में डेल्टा d। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम दोनों साइड क्या करें, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, जैसे पहले वाले केस में किया था, तो वॉल्यूम से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, पाई/4 d स्क्वायर, तो पाई/4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और d स्क्वायर l जो है दोनों पक्षों के साथ रख देंगे अलग अलग, तो d स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा तो ये डेल्टा l/l बच जाएगा, और यहाँ से कटेगा तो क्या बचेगा, एक d कट जाएगा तो डेल्टा d/d बचेगा, और 2 टाइम्स बचेगा, और l कट जाएगा तो 2 टाइम्स डेल्टा d/d। और ये डेल्टा l/l क्या है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको हमने क्या मान लिया है, सिर्फ एप्सिलॉन माना है। ठीक है, सर्कुलर वाले केस में। और लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, वो हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये डेल्टा dy क्या है, आपकी लेटरल स्ट्रेन है, पास विकृति है, तो यानी पॉइजन रेशियो लगा के हम लेटरल स्ट्रेन निकाल सकते हैं। लेटरल स्ट्रेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे म्यू बराबर होता है माइनस में लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन बराबर माइनस म्यू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो माइनस में यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस में 2 टाइम्स म्यू इंटू एप्सिलॉन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन कॉमन हो गया और ये 1 - 2 म्यू बच गया। तो ये आपका फाइनल ये सूत्र आ गया है, फॉर्मूला आ गया कि अगर आपका सर्कुलर रॉड है तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो एप्सिलॉन 1 - 2 म्यू, और ये एप्सिलॉन क्या है, ये जो है आपकी लेंथ की डायरेक्शन में जो विकृति होती है वही है लेंथ की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होती है। तो ये भी डेरिवेशन होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो केस है वो केस है आपका ट्राई एक्सियल लोडिंग का, तो ये भी मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गई है, बट प्लीज़ आप लोग पूरे वीडियो को देखें। तो अब अभी तक हमने देखा था कि एक डायरेक्शन में लोड लग रहा था, अब हम ट्राई एक्सियल लोडिंग कराने जा रहा हूँ, तो ट्राई एक्सियल अगर करा दूंगा तो बाई एक्सियल आप ऑलरेडी कर सकते हैं, तो 2 डायरेक्शन में जब लोड लगे, तो हम 3 डायरेक्शन का केस डिस्कस कर रहे हैं कि सभी दिशाओं में बलों के कारण आयतन विकृति निकालेंगे। तो देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है उसको px बोल रहे हैं, वाई डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है उसको हम py बोल रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से जेड डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है उसको हम pz बोल रहे हैं, और इस तरीके से लेंथ को हमने x माना है, और इसकी जो चौड़ाई है उसको z माना है, इसकी जो ऊंचाई है या थिकनेस है उसको y माना है। ठीक है, अब स्ट्रेस निकालना है x डायरेक्शन में, अब तीनों डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो तीनों डायरेक्शन में प्रतिबल भी आएगा, तो x डायरेक्शन में प्रतिबल कितना आएगा, सिग्मा x px अपॉन लोड अपॉन एरिया, एरिया क्या लेंगे, ये px है, तो एरिया आपका यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एरिया में मिस्टेक है, यहाँ पे इसको मुझे चेंज भी करना था, तो px है तो ये वाला एरिया लेंगे जिस फेस पे लग रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, z इंटू ये y, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी z इंटू वाई आ जाएगा, z इंटू वाई, यहाँ पे x नहीं होगा, तो इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, पी वाई अपॉन ये वाई, ये वाला वाई लोड इस पर लग रहा है तो ये वाला फेस लेंगे, यानी कि x इंटू ये वाली डिस्टेंस z, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू जेड। ठीक है, उसके बाद जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस निकालेंगे तो सिग्मा जेड बराबर पी जेड अपॉन पी जेड ये है। ठीक है, ये पी जेड ये है, तो ये वाले फेस पे लग रहा है तो ये वाला फेस क्या होगा, x इंटू वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, तो होप आप लोग को ये क्लियर होगा, वो स्ट्रेसेस हमने निकाल लिया। अब ये वैसे एरिया से आपको ज़्यादा मतलब कुछ है नहीं इसमें, अब हमें स्ट्रेस निकाल लिया तो स्ट्रेन निकालेंगे हर एक डायरेक्शन में, तो स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, x अक्ष में विकृति, देखो x अक्ष में विकृति एप्सिलॉन x लिख रहे हैं तो वो कितना होगा, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा वो सिग्मा x बाई ई आएगा, क्योंकि px की वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है वो सिग्मा x बाई ई हो गया। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ और समझिए
कि इस लोड की वजह से एक तो क्या आएगा सिग्मा एक्स बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा एक्स डायरेक्शन में, और इसी लोड की वजह से वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में क्या आएगा लेटरल आएगा। तो इस पी एक्स की वजह से वाई डायरेक्शन में एक लेटरल स्ट्रेन आ रहा है, तो वो कितना है म्यू टाइम सिग्मा एक्स बाई ई आएगा। लेटरल म्यू से हम निकाल लेंगे पॉइजन रेशियो वाले फॉर्मूले से। और इस पी वाई की वजह से एक लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आ रहा है, लेकिन इस पी वाई की वजह से दो डायरेक्शन में यानी कि एक्स और जेड डायरेक्शन में क्या आएगा लेटरल भी आएगा। तो पी वाई की वजह से जो लेटरल आ रहा है वो माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई बाई ई आ रहा है। ठीक है, वो मैंने बताया भी है, म्यू बराबर क्या होता है लेटरल अपॉन माइनस में लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो वहाँ से लेटरल निकालेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सिग्मा वाई बाई ई जो लॉन्गिट्यूडनल था उससे आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इस पी जेड की पी वाई की वजह से दो आएंगे, एक तो एक्स में और जेड में। तो पी वाई की वजह से देखिए एक एक्स में आया है लेटरल और पी वाई की वजह से जेड में लेटरल आया है। इसी तरीके से जो आपका जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है पी जेड, उसकी वजह से एक लेटरल एक लॉन्गिट्यूडनल आएगा जेड डायरेक्शन में, बाकी दो डायरेक्शन में लेटरल आएंगे म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई। ठीक है, इसी तरीके से जो एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा था उसकी वजह से दो वाई और जेड डायरेक्शन में लेटरल आएंगे और इसमें लॉन्गिट्यूडनल आएंगे। तो वाई डायरेक्शन में लेटरल म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बाई आ गया, जेड में म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बाई आ गया। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मतलब ये समझिए कि एक लोड अगर किसी एक एक्स डायरेक्शन में लगता है, जैसे एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो इसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में तो लॉन्गिट्यूडनल आएगा यानी अनुदैर्ध्य विकृति आएगा, बाकी दो डायरेक्शन में क्या आएगा लेटरल आएगा। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं पॉइजन रेशियो के फॉर्मूले से। पॉइजन रेशियो बराबर कितना होता है माइनस म्यू टाइम्स लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन इसको मैंने एल लेटरल बोल दे रहा हूँ, एल ए टी लेट। ठीक है, और अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी। जैसे मान लीजिए एक्स के लिए निकालना है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्स का एप्सिलॉन एक्स हो जाएगा, और एप्सिलॉन एक्स को हम सिग्मा एक्स बाई ई लिख सकते हैं हुक के नियम से। तो लेटरल स्ट्रेन आता है एप्सिलॉन एक्स इंटू वाई, ये किसकी वजह से है एक्स डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है उसकी वजह से लेटरल आएगी वाई एक्स डायरेक्शन की वजह से वाई और जेड में। ठीक है, तो म्यू टाइम्स एप्सिलॉन एक्स आ जाएगा। तो म्यू टाइम्स एप्सिलॉन एक्स यानी एप्सिलॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा एक्स बाई ई, क्योंकि हुक्स लॉ कहता है सिग्मा बराबर एप्सिलॉन इंटू ई होता है, तो वहाँ से एप्सिलॉन बराबर सिग्मा बाई ई आ जाता है। ठीक है, तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो तीनों को ऐड कर देंगे, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई यानी तीनों डायरेक्शन में जो विकृति आई है दोनों को जोड़ देंगे। तो ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स बाई यानी 4 इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 इक्वेशन तीनों को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स बाई प्लस सिग्मा वाई बाई प्लस सिग्मा जेड बाई ये जुड़ जाएंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा वाई वाले दो पद होंगे, इस तरह के सिग्मा एक्स वाले भी दो पद होंगे, तो सब में दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस में 2 टाइम्स ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई माइनस 2 टाइम्स सिग्मा वाई बाई माइनस 2 म्यू सिग्मा जेड बाई। अब 2 म्यू कॉमन है इस तीनों पद में तो निकाल लेंगे। फिर यहाँ बचेगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई जेड ई ये कॉमन है, इस वाले टर्म में से ले लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 1 यानी ये 1 आ गया, और यहाँ बच जाएगा -2, तो ये -2 में हो गया। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा कि अगर तीनों डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से आप बाई एक्सियल का खुद से कर सकते हैं। बाई एक्सियल में क्या होगा कि जैसे स्ट्रेस तो एक जैसे मान लीजिए दो डायरेक्शन में लग रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से सिग्मा जेड तो 0 हो जाएगा लेकिन स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेन जो होगा वो जेड डायरेक्शन में नहीं होगा, यानी कि जेड वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये वाला टर्म ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे क्या, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्टूडेंट्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में अगर डाउट आता है आया हो कोई तो पूछ सकते हैं, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, और आपका जो इसके PDF नोट्स हैं वो भी गूगल क्लासरूम में सबमिट कर दूंगा। अगर आप गूगल क्लासरूम से नहीं जुड़े हैं तो उस पर जरूर जुड़ें। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।